खराब मौसम होते हुए भी जो आप इतनी भारी संख्या में आए, ये इस बात का बिल्कुल ये प्रमाणित करता है कि हरियाणा के अंदर जो परिवर्तन की जो बयार चल रही है उसमें मौलाना हल्का किसी से पीछे नहीं है। और बहुत ही एक विशेष जो है मौलाना हल्के का प्यार पार्टी को मिला है। इस मौसम में भी आप सबको बहुत बहुत मैं मुबारक और बधाई देता हूं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से बैठे हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे पार्लियामेंट के। असेंबली के तो संभावना कम है, अक्टूबर में हो भी सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो चुनाव जो अभी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इस पर भी आपको तराजू लेकर के तराजू पर तोलने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि आपको जुमलेबाज और झूठे नेताओं की जरूरत है या काम की जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके साथ में जो वायदा किए थे वो वायदा पूरे किए हैं या आपके वायदों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, C2+50 के हिसाब से दूंगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी में दुगनी कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां लगाने का काम करूंगा। अगर ये काम किए हैं तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को वोट देनी चाहिए, और अगर ये खाली जुमले हैं तो सोचना चाहिए 2 करोड़ नौकरी देने वाला जो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, केवल 7,30,000 लोगों को इस सरकार ने 10 साल में नौकरियां देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोई सर ऐसा नहीं रहेगा गरीब आदमी जिसके सर पर छत ना हो। ये अब आपने सोचना है कि हरियाणा प्रदेश में पूरे इस 9.5 साल के अंदर एक भी गरीब आदमी के लिए मकान क्यों नहीं बना। इस हरियाणा सरकार में 1,38,200 मकान मंजूर हुए थे, जिसके लिए 485 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी आई थी। इस खट्टर सरकार ने वो किस्त क्यों वापस केंद्र सरकार को कर दी। हरियाणा में क्या इसको कोई गरीब नहीं लगा? कोई भी गरीब ऐसा आदमी नहीं है जिसको कच्चे मकान में रहता हो, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता हो, जिसको मकान की जरूरत हो। इस बात को सोचने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर विदेश से काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी में देश के अंदर में बनाने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी जैसे कह रहे थे कि बाबा रामदेव भी आंख फड़का फड़का के कहते थे कि डीजल 35 रुपया लीटर चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। और स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर रख करके डांस करती थी और कहती थी कि 250 रुपए में गैस का सिलेंडर चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, क्या कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा। क्या किसी का काला धन आया? या काला धन वाले सारे जो अमीर आदमी थे वो कोई भी एक भी आपने लाइन में लगा देखा? उनके घरों में सारा काला धन क्या सफेद नहीं हो गया? उस लाइन में 168 आदमी जो मरे थे वो कौन थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के, किसान मजदूरों के वो बेटे थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने का काम की। हमारी बहन बेटियों ने उस लाइन में लग करके अपने जापे तक करने का काम उसमें उस नोटबंदी की वजह से हुआ था। उस नोटबंदी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस नोटबंदी की वजह से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना था। हजारों फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे। जिस फैक्ट्री में 500 काम करता था उसमें केवल 100 आदमी से काम चलाने का काम किया था। इस नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहता था कि सौगंध मुझे इस धरती की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ क्यों बिका हुआ है? आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं।
ट्रेनें बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियां बेची जा रही हैं, सड़कों पर जाल बिछा दिया, सारा टोल टैक्स का गोदाम सब अदानी को दे दिए हैं, बिजली के कारखाने सब अदानी अंबानी को दे दिए हैं, सारे कोयले की खदानें पूंजीपतियों को दे दी हैं और इन पूंजीपतियों के 12.5 लाख करोड़ माफ कर दिए हैं। इनके जो लोग हैं कई कई हजार करोड़ लेकर 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने पुलवामा के शहीदों को फोटो लगा करके मांगा था, कहा था कि क्या अपना पहला वोट इन पुलवामा के शहीदों के नाम समर्पित कर सकते हो? तो क्या पुलवामा की जांच सामने नहीं आनी चाहिए? जो सतपाल मलिक ने इनका भंडाफोड़ किया था, क्या उसका पता नहीं लगना चाहिए कि वो क्या कारण था कि जो किस तरह से 7 नाकों को पार करके 250 किलो आरडीएक्स को लेकर के किस तरह से हमारे फौजियों के ऊपर पहुंची थी, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर पहुंची थी। नरेंद्र मोदी जी चीन के नाम से तो कब कपी छूटती है। 4,000 किलोमीटर, 3,500, 4,000 किलोमीटर पर चीन कब्जा कर गया। 20 किलोमीटर 20 हमारे जवान शहीद कर दिए और वहीं पर जहां पर इन्होंने कब्जा किया लद्दाख के अंदर, वहीं मेजर शैतान सिंह जिसने 1962 की लड़ाई में सैकड़ों चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसको मरने के बाद परमवीर चक्र जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान था वो दिया गया था। उस मेजर शैतान सिंह का हमारा जो भारत का महान वीर था उसका स्टैचू वहां पर बॉर्डर पर था। इस कमजोर प्रधानमंत्री ने चीन के दबाव में उस स्टैचू को भी वहां से हटवा दिया, उस स्टैचू को भी वहां से हटवा दिया और चीन के लोगों का वहां पर कब्जा हो चुका है। क्या ये लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि किस तरह से लोगों के साथ धोखा दिया है और फौज को भी किस तरह से, फौज के साथ भी किस तरह से इन्होंने धोखा देने का काम किया, हमारे युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया। फौज का जो जनरल थे मिस्टर नरवणे, वो कह रहे थे कि मैं ही अचंभे में पड़ गया कि अग्निवीर योजना क्या है, ये अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना पहले फौजी भर्ती होता था, 15 साल 18 साल 20 साल की नौकरी करके आता था, आते ही उसको पेंशन मिलती थी, मेडिकल की सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी। अगर वो शहीद हो गया बॉर्डर पर तो उसको 75 लाख का एक इंश्योरेंस मिलता था, 50 लाख का एक अलग से ग्रांट मिलती थी, उसके परिवार के बच्चों को पालन पोषण के लिए एक नौकरी भी मिलती थी। आज इन अग्निवीर योजना का क्या होगा? ये जो हमारे अग्निवीर योजना, जो हमारे जो फौज में भर्ती होने के लिए जो प्रयास करते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर की डेली 4 बजे उठ करके दौड़ लगाते हैं, अपना लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करते हैं, अपना योगा करते हैं, टेस्ट की तैयारी करते हैं और टेस्ट की तैयारी के बाद में जब उनका नंबर आता तो कहते हैं भाई 17-18 साल का बालक फौज में भर्ती होगा और 21-22 साल का वो रिटायर हो जाएगा, उसका तो रिश्ता भी नहीं होगा। पहले तो कोई फौजी की लड़का का कोई लग जाता था तो पता लगता था वे फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है, अगले दिन से रिश्ते शुरू हो जाते थे। आज तो ये है कि भाई 22 साल का तो रिटायर हो जाएगा, 21 साल से पहले शादी होगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो 22 साल का रिटायर हो जाएगा, उसकी कोई शादी करेगा? ये पूरी तरह से इन लोगों ने देश को बर्बादी करने का काम किया है। इधर आप हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे हुड्डा साहब ने किस तरह से काम किया। इस प्रदेश के अंदर 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन कौन लेकर के आया? उस शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक भी इंच इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई मेट्रो लाइन आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े कारखाने 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके इस बीजेपी सरकार को 2000 मेगावाट की सरप्लस बिजली से संपन्न कराने का अगर किसी शख्स ने काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो प्रदेश के अंदर 12 यूनिवर्सिटियां लेकर के आए,
इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए, 6 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, 6 नई रेल की लाइनें बिछाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर 2300 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया। कोऑपरेटिव का जो 9% का ब्याज लिया जाता था फसली ऋण पर, उसको पहले 4% किया, फिर 0% करने का काम किया। 485 करोड़ हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया। कभी नहीं हुआ 100 गज के प्लॉट, इन्होंने कभी 1 इंच भी एक प्लॉट भी किसी को दिया हो। रातों रात 3,82,000 प्लॉट 100 गज के गरीब लोगों में बांटने का काम किया। रातों रात उनको लखपति बनाने का काम किया। गरीबों के घरों में 200 लीटर की टंकी, पानी टूटी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन देने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब ने सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ में लेकर के इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया था। हुड्डा साहब थे। आपके इस इलाके में दादूपुर नलवी की जो नहर की जो मांग थी, वो मैं समझता हूं कि जब से हरियाणा बना तब से ही थी। मैं 1987 में पहली बार एमएलए बना, जब भी कह रहे थे कि ये 20 साल से मांग चली आ रही है, तो ये समझो कि जब से हरियाणा बना तब से ही मांग है। उसको पूरी करने का काम किया तो हुड्डा साहब ने किया। उस नहर को तहस नहस करने का काम किया इस बीजेपी ने किया। उस नहर की वजह से ये पूरा अंबाला, यमुनानगर, जगाधरी, कुरुक्षेत्र ये बाढ़ की चपेट में आया। सिंचाई के जो साधन वो नहीं हो पाए, जो किसान के लिए जरूरत थी उस दादूपुर नलवी नहर की, उसको भी उन्होंने विस्मार करने का, उसको खत्म करने का उत्सित जो काम जो किया है वो आपके सामने है। ये वो लोग हैं। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा 1966 में बना। 48 साल में हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो इस खट्टर सरकार ने आज 4.5 लाख करोड़ पर कर्जा पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि कोई बच्चा आज अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन खट्टर साहब की इन गलत नीतियों के कारण, चाहे स्वास्थ्य विभाग का देख लो, नहीं कि डॉक्टर है, ना कोई कहीं भी किसी तरह का कोई दवाई नहीं, कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, और शिक्षा विभाग का तो पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। आज शिक्षा विभाग में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। 236 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 326 स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है। 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है लाइब्रेरी के लिए, लेबोरेटरी के लिए। और ये बेशर्म सरकार शिक्षा विभाग का जो जीडीपी का 6% खर्चा होना चाहिए, केवल 2% भी खर्चा नहीं करती, और उसमें से 10,676 करोड़ सरेंडर कर देती है, वापस कर देती है। हाई कोर्ट ने इन पर 5 लाख का जुर्माना किया। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, अध्यापकों के पद घटा दिए, फिर भी 25,192 पद आज भी खाली। उन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब लोगों के, गरीब से गरीब लोगों के जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना के, उनके बच्चे पढ़ते हैं। जो गरीब का बच्चा जो मेडिकल में पढ़ने जाता था डॉक्टरी के लिए, हुड्डा साहब 42,000 रुपए साल की फीस लेते थे, और ये निकम्मी खट्टर की सरकार 10 लाख रुपए साल की फीस लेती है। 5 साल में क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? ये सोचने की बात, ये सोचने और समझने की बात है। आज आवश्यक है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी चिल्ला रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं। आज इस चीज को सबक सीखने की जरूरत है। इन वोट काटू पार्टियां आएंगी, इनको अलग थलग कर दो। वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीएसपी हो, जेजेपी हो, एनएलओ हो, चाहे और किसी तरह के जो फंड खड़े कर रखे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। ये वोट काटू हैं, इनकी वजह से बीजेपी जीतती है। अगर बीजेपी को हराना चाहते हो तो सबसे पहले इनका पत्ता साफ करो। एक भी वोट गलत नहीं जानी चाहिए। अगर बाबा साहब के संविधान को चाहते हो, ये वो लोग हैं
ये वो लोग हैं जिन्होंने 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाने का और बाबा साहब के पुतले फूंकने का काम किया था। ये वो पार्टी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, इनको हटाने की जरूरत है। आपके पास बहुत मजबूत हमारा सैनिक, हमारा भतीजा, हमारा जो वरुण चौधरी आपकी जो सेवा कर रहा है, बहुत लड़ाका, बहुत मजबूत आदमी है। इस पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, मेरी आपसे अपील है। आप सभी का बहुत